नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मेरा भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। और यदि आपको इससे पहले के सेट देखना है तो वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पर भाई बोला गया है, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं के प्रयोग द्वारा, कोणों के प्रयोग द्वारा, विकर्णों के प्रयोग द्वारा आदि। तो यहाँ पर बताना है शिक्षिका का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन क्या है, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थी की सहायता करना, बिल्कुल सही है। सभी परिभाषा को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो देखिए भैया, कंठस्थ करने या याद करने पर फोकस नहीं किया जाता है शिक्षण में, तो ये तो भैया क्या है, हमारा गलत हो गया। फिर क्या है, परिभाषा पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। यहाँ पर क्या है, परिभाषा पर आधारित, तो भैया इसको भी काट दो। फिर यहाँ पर क्या है, परिभाषाओं की खोजने की बात की गई है ऑप्शन डी में, तो वो भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो फिलहाल हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। समझ गए। चलिए भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए भाई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर कहा गया है, छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। यदि आपको छोटे बच्चों भैया गणितीय विचार विकसित करना है तो बताइए किस क्रम से उन्हें विकसित करना होगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे बच्चों को ठोस वस्तुएं दिखाएंगे, जिससे क्या है, बच्चा उन वस्तुओं को समझ लेगा और उन्हें व्यक्त करने में बच्चे को कठिनाई नहीं होगी। जब बच्चा ठोस वस्तुओं को व्यक्त करने लगेगा, उसके बाद क्या करेंगे, हम उन ठोस वस्तुओं को चित्रों के माध्यम से समझाएंगे। और जब चित्रों के द्वारा ये बच्चा समझ लेगा तो बाद में हम संकेत के माध्यम से उसको समझाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठोस वस्तुओं का प्रयोग, फिर चित्र का, फिर संकेत का। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, समझ गए। कोई डाउट तो नहीं, किसी को डाउट हो भाई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए यहां पर क्या बोला गया है, गणित शिक्षण में आगमन विधि के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो ध्यान रखिए भाई आप लोग, आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, और एक होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो यहां पर हम देखें, इसमें से जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यह आगमन विधि का शिक्षण सूत्र होता है। समझ गए। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। यदि भैया आपको ये सिद्ध करना है कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है, तो बताइए आप किससे इनको सिद्ध करेंगे। तो ध्यान रखिए रहे भाई आपको, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो उसमें क्या करते हैं, हम विरोधाभास का प्रयोग करते हैं। मतलब उसमें क्या हम उल्टा मान लेते हैं। हम इसमें मान लेंगे कि परिमेय संख्या का वर्ग 2 होता है। ठीक है, तो इसको जब गलत साबित कर देंगे हम कि ये जो हमने माना था वो गलत है, अर्थात ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो अर्थात यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, विरोध द्वारा उत्पत्ति। ठीक है, ओके, मतलब जो उल्टा है इसको हम मानकर इसको सिद्ध करते हैं। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। आप लोगों ने गणित में 10वीं में परिमेय भैया पढ़े होंगे, जिसमें आपने इसका यूज किया होगा। ठीक है, चलिए यहां पर भाई क्या कहा गया है प्रश्न क्रमांक 5 में, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। तो भाई मेरे ऑप्शन आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य या फिर ब्रह्मगुप्त। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा महावीराचार्य के साथ। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं।
प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबोध्यकता की अधिकता है? भाषाई बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि या फिर मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो भाई हम सभी जानते हैं गणित की जो प्रकृति है वह कैसी है? तार्किक। अर्थात गणित के यदि आप सवाल करने में निपुणता चाहिए तो आप में क्या है? तार्किकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रिया भैया गणितीय प्रश्न करने में कैसी है? निपुण है। अर्थात हम कह सकते हैं उसमें तार्किक बुद्धि की अधिकता है। ओके, इसके बाद भैया हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। और जिन लोगों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहां पर आपको डेली इसी तरह के वीडियो मिलने वाले हैं। अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर गणित? ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ओके, इसके बाद भैया हम प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, अर्थात एनसीएफ 2005 की यहां पर बात की है कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देती है? अब देखिए, यदि आपको इसका आंसर नहीं पता भैया तो भी आप इसको कर सकते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आपको यहां पर क्या यूज करना होता है। देखिए ऑप्शन ए में क्या है? गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। तो भैया ये एनसीएफ में कहीं नहीं कहा गया है कि चयनित शिक्षार्थियों को ही गणित पढ़ाया जाएगा, तो ये तो काट दो। फिर क्या है? गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, तो भैया ये तो बिल्कुल सही है। फिर क्या है? शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। भैया कहां लिखा है ऐसा? ये कहीं नहीं लिखा है। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी, तो ऐसी कहीं भी बात नहीं की गई है एनसीएफ 2005 में। तो ऑप्शन डी भी यहां पर हमारा क्रॉस हो जाएगा। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ओके, क्योंकि हम सभी जानते हैं भाई गणित का यूज हर जगह है, चाहे आर्थिक हो चाहे व्यवहारिक हो। ठीक है, सभी में भैया गणित का यूज होता है। यहां पर कहा गया प्रश्न क्रमांक 9 में एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। प्रश्न भाई समझ लो, यहां पर बात की गई है सोचने एवं तर्क की बात की गई है। ठीक है, सोच एवं तर्क का एक निश्चित तरीका की यहां पर बात की गई है। तो बताना है कौन सा इसमें से इस कथन को पालन नहीं करता। तो देखिए यहां पर पहला है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। भाई मेरे जो सूत्र पहले से निर्धारित हैं, अब इसमें क्या है? सोचने एवं तर्क का कोई काम ही नहीं रह गया। ठीक है, तो ये तो काट दो। तो बस ऑप्शन फर्स्ट भैया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए आप पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का जो तरीका है इसमें भैया क्या है? सोचना और तर्क का काम रहेगा। कक्षा के लिए चुनेगा क्रियाकलाप या अभ्यास, इसमें भी क्या होगा? सोचने एवं तर्क का तरीका होगा। पढ़ाने की विधि में भी क्या है? सोचने का और तर्क का एक निश्चित तरीका निहित होगा। ओके, तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? गुणनफल, क्षेत्रफल, गुणनखंड या फिर आयतन? तो यहां पर आप सीधा साधा लगा सकते भैया। देखिए यहां पर क्या है? जो टाइल है वो कैसी है? इसमें लंबाई है और चौड़ाई है और कुछ मोटाई भी है, लेकिन जो यहां पर आयतन है भैया इसकी संकल्पना को यहां पर संबोधित नहीं किया जाएगा। यहां पर जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ है चला जाएगा। ओके, बाकी भैया देखिए गुणनफल, क्षेत्रफल और गुणनखंड इनका तो भाई यूज होगा, आप इतना समझ सकते हैं। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखता है और उसके चारों ओर
पेंसिल से लाइन खींचता है, खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल क्या होगा। पहले भैया उसने पुस्तक रखी और पुस्तक के चारों ओर लाइन खींच ली। तो बताइए जो खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योग है ये क्या होगा भाई। तो भाई आप समझ लो किसी आकृति का जो परिमाप है उसकी कुल लंबाई और चौड़ाई का योग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं यह जो कुल योग है वह किताब का परिमाप होगा। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। देखते हैं यहां पर क्या कहा गया है। तो यहां पर कहा गया है एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है, छात्र को स्पष्ट नहीं है। देखिए भाई छात्र क्या करता है, गिलास में जो पानी भरा हुआ है उसको कहता है गिलास का आयतन बताता है। तो बताइए छात्र को इसमें से क्या स्पष्ट नहीं है। आयतन की अवधारणा, तो मेरे भाई उसे आयतन की अवधारणा तो स्पष्ट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं यदि आपको गिलास का आयतन पता करना है तो जितना आयतन का पानी बनेगा उतना ही गिलास का आयतन होगा। ये तो सही है। ठीक है, और आयतन की माप ये भैया उसे पता है, क्योंकि बता चुका हूं आपको गिलास का यदि आपको आयतन पता करना है तो जितना भैया गिलास में पानी बनेगा उतना ही गिलास का आयतन होगा। मान लीजिए आपके घर में एक टंकी है, ठीक है, आपको पता करना भैया टंकी का आयतन कितना है, तो जितना भैया उसमें पानी बनेगा, जितना आयतन का पानी बनेगा उतना ही टंकी का आयतन होगा ना। तो ये तो हम नहीं बोल सकते कि उसे आयतन की अवधारणा या आयतन की माप की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। ठीक है, ये तो उसे स्पष्ट है। आयतन का सूत्र, मेरे भाई यहां पर आयतन के सूत्र का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसको हम कुछ नहीं कह सकते। आयतन की इकाई, तो मेरे भाई आयतन की जो इकाई है इसे स्पष्ट नहीं है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। यह जो भैया प्रश्न है बिहार टीईटी में आया हुआ है। ठीक है, ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। यहां पर भाई कहा गया है कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्या को प्रदर्शित करने के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। बताइए यदि आपको कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता में सही करना है विद्यार्थियों को तो किस क्रम से आप पढ़ाएंगे। तो भाई मेरे सबसे पहले आपको क्या करना है, विद्यार्थियों के मध्य रोजमर्रा की भाषा का प्रयोग करना है। रोजमर्रा का मतलब क्या होता है, रोजमर्रा की भाषा से मतलब है दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली भाषा का आपको यूज करना है। तो ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में दिया है रोजमर्रा की भाषा सबसे पहले नंबर पर। तो ये तो ए और सी तो भैया पहले ही हमारे क्रॉस हो गए। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको समस्या गणितीकरण की भाषा में प्रस्तुतिकरण करना है। जो समस्या रहेगी उसको क्या करेंगे आप, गणितीकरण की भाषा में उसको पेश करेंगे बच्चे के सामने, और फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा का यूज करेंगे, और सबसे बाद में करेंगे हम प्रतीकात्मक भाषा का यूज। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। और भाई मैं आपको समझाता क्यों हूं, इसलिए समझाता हूं जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट भैया वो भी साथ साथ क्लियर तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो भैया आप किताब में भी पढ़ सकते हैं। तो यहां पर कहा गया है कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, ये क्या मूल उद्देश्य होता है। बच्चों के तुलनात्मक प्रवीणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो, बच्चों को विषय ज्ञान में समझ बढ़े, या फिर बच्चे कक्षा में नियमित रहें। तो ध्यान रखिए भैया मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य की यहां पर बात हुई है तो उसका होता है कि बच्चों के तुलनात्मक प्रवीणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो कि भैया बच्चा का जो स्तर है वो किस स्तर कैसा है, और उसी के आधार पर वह आगे की योजना बना सके। प्रश्न क्रमांक 15 में कहा गया है भाई किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं।
तो भाई मेरे यह कथन है मेकन तथा रॉबर्ट्स का कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देते हैं। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। भाई क्लास पसंद आई, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।